देखिए बच्चों, कल अपन लोगों ने डीटी के अंदर मैंने आपको ये वाले सेक्शन एक बार रिवाइज करवाए थे। अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख 3 लाख या 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको रिटर्न भरना कंपलसरी है। कंपनी और फर्म को हमेशा भरना है, चाहे इनकम हो या लॉस हो। अगर आपकी टोटल इनकम में चैप्टर 6A का बेनिफिट और 54 से 54 GB के जो एग्जामिशन मिलती है वो हटा दो एक बार, मतलब उनको वापस जोड़ लो। और अगर 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख आपकी इनकम आ गई अब, तो आपको रिटर्न भरना क्या है, जरूरी है। कुछ लोग हैं जैसे आपके करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा, सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा, फॉरेन ट्रैवलिंग में 2 लाख से ज़्यादा, बिजली का बिल 1 लाख से ज़्यादा, आपका टर्नओवर 60 लाख से ज़्यादा, प्रोफेशनल केस में 10 लाख से ज़्यादा, या TDS TCS आपका 25,000 से ज़्यादा का कलेक्ट हो गया, पूरे साल में कट गया और सीने के 50। तो इन किसी भी सिचुएशन में आ गए तो भले ही ऊपर वाले सेक्शनों के हिसाब से आपको ITR नहीं भरना, पर आपको रिटर्न भरना क्या है, कंपलसरी है। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई? अगर आप इनमें किसी में भी नहीं आ रहे हो, आप मान लो रेजिडेंट हो अदर देन RNOR, रेजिडेंट हो अदर देन इंडिया के बाद आपकी कोई एसेट्स है, या किसी एसेट्स के आप बेनिफिशियल ओनर हो, या इंडिया के बाहर किसी संस्था में आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, या इंडिया के बाहर किसी बैंक अकाउंट की आप क्या हो, साइनिंग क्या हो, अथॉरिटी हो, कुछ भी हो जाए तो आपको रिटर्न क्या भरना पड़ेगा। ये ड्यू डेट्स होती है, कल बताई थी 3 ड्यू डेट्स होती है, 30 नवंबर, 31 अक्टूबर और 31 जुलाई। उसके अलावा बल्क फाइलिंग, ई फाइलिंग, नो फाइलिंग, ये आप स्किप कर देना। लॉस रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, और एक आता है अपडेटेड रिटर्न। क्या आता है बच्चों? अपडेटेड रिटर्न। इन पे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। राइट शॉर्ट नोट भी या प्रैक्टिकली बन के आता है। मैंने आपको कई सिचुएशनल क्वेश्चन कराए थे क्लास में, वो आ सकता है। कुछ संस्थाएं हैं जिनको इन सेक्शनों के कारण रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, मतलब इन पे लग ही नहीं रहे, तो भी सरकार चाहती है कि ये लोग क्या भरे, रिटर्न भरे। तो यहाँ पे ये शुरू के 3 सेक्शन है, जिन सेक्शनों में इनको बेनिफिट मिलता है उनका बेनिफिट हटा दो, फिर देखो कि टोटल इनकम क्या है, ज्यादा है, तो इनको क्या भरना पड़ेगा, रिटर्न। और कुछ लोग हैं साइंटिफिक इंस्टीट्यूट, इन्वेस्टमेंट फर्म और बिजनेस है, इनको तो रिटर्न भरना कंपलसरी है। तो अगर आप सार देखोगे ना, रिटर्न किसको भरना है और ड्यू डेट क्या है, बोलो। उसके अलावा लॉस रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न क्या होता है, इनकी ड्यू डेट्स पता होनी चाहिए। असेसमेंट ईयर के एंड से 3 महीने पहले या उससे पहले अगर ऑर्डर पास हो गया तो विच एवर इज अर्ली है, ठीक है। और अगर आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो फिर उस केस में क्या होगा, ड्यू डेट तक भरना मस्ट है, अदरवाइज कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। बिलेटेड रिटर्न कैन ऑल्सो बी रिवाइज। अगर आपने एक बार क्या भर दिया, लॉस रिटर्न, जैसे आपने 31 जुलाई को इनकम का रिटर्न भर दिया 2 लाख का, फिर आपने 15 नवंबर को उसको रिवाइज कर दिया और यहाँ पे आपने 6 लाख का लॉस दिखा दिया। क्या दिखा दिया? 6 लाख का लॉस। तो इनकम लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो लॉ ये बोलता है, धामपुर शुगर मिल का केस आया हुआ है कि रिवाइज रिटर्न उस डेट को भरा हुआ माना जाता है जिस डेट को ओरिजिनल भरा। तो इसका मतलब है ये लॉस रिटर्न 31 जुलाई को भरा हुआ माना जाएगा, और 31 जुलाई को हम अगर रिटर्न भरते हैं तो लॉस क्या हो जाता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ऐसे करके हमने ये बता दिया, ठीक है। फिर हमारा आता है कौन सा सेक्शन, रिटर्न के साथ कुछ डॉक्यूमेंट जाते हैं, वो बता देना, कोई खास बात नहीं है। डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई चोरी वोरी की है, आपने रिटर्न भरते समय कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए, एनेक्सर्स नहीं भरे, कॉलम्स नहीं भरे, तो आपका रिटर्न डिफेक्टिव माना जाता है। वो आपको एक मौका देते हैं कि आपको 15 डेज के अंदर उसको क्या करना है, डिफेक्ट को सुधारना है। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पे इस पे फोकस कर लो। ये इसमें पैन नंबर किसको लेना जरूरी है, मैंने आपको 5 केस बताए थे, ठीक है। आधार को पैन से क्या करवाना है, लिंक। TRP, हु विल साइन ऑन द क्या, रिटर्न। और सेल्फ असेसमेंट। क्या बच्चों? सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आपका साल खत्म हो जाता है तो आप खुद ही अपनी टोटल इनकम निकालते हैं, खुद ही टैक्स निकालते हैं, खुद ही इंटरेस्ट, और जो 234 टाइप की लेट फीस लगती है, ठीक है, वो 5,000, 5 कितनी, 5,000, और अगर 5 लाख से कम है तो 1,000, ये सब आपको खुद को कैलकुलेट करने रिटर्न भरना होता है। और रिटर्न के साथ वो टैक्स जमा कराना होता है अगर कोई ड्यू है। अगर आपने जमा नहीं कराया तो रिटर्न तो वैलिड होगा, बट आप असेसी डीम टू भी क्या कहलाओगे, डिफॉल्ट। तो डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इंटरेस्ट एंड लेट फीस बाय असेसी हिमसेल्फ कॉल्ड क्या, सेल्फ असेसमेंट। अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स शॉर्ट पे किया तो जो टैक्स आपने जमा कराया वो पहले इंटरेस्ट से एडजस्ट होगा, फिर फीस से होगा, फिर टैक्स से होगा। इतनी बातें हमने पढ़ी थी।
अब आपका आईटीआर कहां पहुंच गया? डिपार्टमेंट के पास। तो अभी अपन क्या करेंगे, पहले ये अच्छी तरह से रिवाइज कर लो, फिर मैं भी आपको ये बताने जा रहा हूं, फिर कल अपन इन दोनों के क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आ गई बात? तो हमारे दो पार्ट हो जाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट, तीसरा पार्ट छोटा है, आपको पता है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। तो आइए अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा रिटर्न होता है वो कैसे प्रोसेस होता है। ये सब आप देख लेना, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर मैं क्लास में सब पढ़ा चुका हूं, थ्योरेटिकल है। रिटर्न पे कौन साइन करेगा, सब्स्टिट्यूट पर्सन के नाम थे, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब आ रहा है सेल्फ असेसमेंट की बात। अब एक चीज ध्यान रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व कर लेना कि क्या आएगा एग्जाम में, ठीक है। अब ये कुछ सेक्शन है पार्ट 2 में जो आते हैं, इसमें ये सारे सेक्शंस आते हैं आपके। मैं इसमें सबसे पहले आपको देखो समरी देखो, हम लोग जब अपना सेल्फ असेसमेंट करते हैं तो हम कैसे कैसे रिटर्न भर सकते हैं। एक पर्सन जिसने टोटल इनकम कितनी दिखाई, 2 लाख, टैक्स 0, टीडीएस टीसीएस कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बनता, बट फिर भी इसने रिटर्न भर दिया। रिटर्न भरना कोई वो तो था कंपल्सरी, और यहां पे क्या है, वॉलेंट्री। तो अगर आपने रिटर्न नहीं भरा, मतलब भरने की जरूरत नहीं, फिर भी भर दिया, कोई मना ही नहीं है। हाँ, अगर आप रिटर्न नहीं भरते और भरना था तो 234A का इंटरेस्ट लगेगा, जितने दिन डिले किया। 234F की 5000 या 1000 की फीस लगेगी। लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ATI हेडिंग सी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो नुकसान आपको सारे होंगे अगर रिटर्न नहीं भरते, ठीक है। इस आदमी को जरूरत नहीं, फिर भी भर दिया, कोई मना ही नहीं है। 2 लाख की इनकम, किसी बंदे का टीडीएस कट गया, क्योंकि बैंक को कोई मतलब नहीं कि आप कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो। सेक्शन 194 एक टीडीएस का चैप्टर है, वो कहता है अगर बैंक किसी को भी 40,000 से ज्यादा का क्या दे रही है इंटरेस्ट, कितने का, और सीनियर को 50 से ज्यादा, तो बैंक 10% टीडीएस काटेगी। अब सपोज करो मैं 60,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया मुझे और मैं कमाता ही 60 हूं, तो बैंक को क्या मतलब है कि मैं कितना कमा रहा हूं, तो बैंक तो मेरा 6,000 रुपए टीडीएस काट लेगी। अब मैं अगली साल जब आईटीआर भरूंगा तो मैं मेरी इनकम 6,000 रुपए दिखाऊंगा, वो सारी 60,000, उस पर टैक्स 0। अब मुझे टीडीएस चाहिए, रिफंड चाहिए, तो आईटीआर भरना पड़ेगा। तो एक रिटर्न होता है जहां रिफंड का रिटर्न बनते हो आप, वो भी आपको भरना पड़ेगा। एक जितना टैक्स पड़ना था उतना आपने पे कर दिया, ना लेना ना देना। और एक टैक्स बनता था 117, जमा करा दिया ज्यादा, तो रिफंड का बनेगा। टैक्स बनता था ज्यादा, कम जमा कराया, तो रिटर्न तो वैलिड है, बट आप असेसी डीम टू डिफॉल्ट कहलाते हो, आप पे डिमांड आ जाएगी। और एक किसी ने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना था, वो रिटर्न भर दिया। ये सारे रिटर्न डिपार्टमेंट के पास चले जाते हैं। तो मान लो पूरे इंडिया में 7 करोड़ लोगों ने क्या भर दिया, रिटर्न भर दिया, या मान लो 9 करोड़ लोगों ने रिटर्न भर दिया। अब डिपार्टमेंट उसकी चेकिंग कैसे करता है वो मैं आपको समझा देता हूं। 2 तरह के लोग होते हैं, एक आरओआई भरता है और एक आरओआई नहीं भरता। जो आरओआई भरता है उस पर केवल इंटीमेशन आगे रह जाती है। क्या रह जाती है बच्चों? 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है डिटेल चेकिंग, एक होता है समरी चेकिंग। समरी चेकिंग में ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता, डिपार्टमेंट ने अपने सॉफ्टवेयर बना रखे, क्या बना रखे, और वो 5 चीजों को चेक करते हैं कि आपने कोई इनकरेक्ट क्लेम तो नहीं ली है। 5 चीजें चेक करते हैं वो, ये रही वो 5 चीजें, कि आपने कोई अर्थमेटिकल एरर तो नहीं, इनकरेक्ट क्लेम जो रिटर्न को देखकर साफ साफ पता चल रहा है, मतलब डीप में जाने की जरूरत नहीं है, रिटर्न को देखकर पता चल रहा है कि गलती है। जैसे एटीसी का डिडक्शन 2 लाख ले लिया, 1.5 लाख से ज्यादा मिलता ही नहीं है वो। या मान लो कोई आपको पिछले साल का लॉस, आपने रिटर्न टाइमली नहीं भरा, तो उसका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, बट फिर भी आपने सेट ऑफ कर लिया। आपने ऑडिट ऑब्जेक्शन था कि ये खर्चा अलाउड नहीं होगा, फिर भी आपने ले लिया, बोलो। या आप रिटर्न टाइमली नहीं भरते तो आपको हेडिंग सी का बेनिफिट नहीं मिलता, फिर भी ले लिया। तो कंप्यूटर इसको क्या कर लेगा, सही करेगा। तो जब इनको हटाएगा तो आपकी टोटल इनकम चेंज होगी, टोटल इनकम चेंज होगा तो टैक्स चेंज होगा, टैक्स चेंज होगा तो इंटरेस्ट, सब कुछ चेंज होगा, और आपके घर में इंटीमेशन भेज दी जाएगी। क्या भेज जाएगी? तो यहां पे ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज छुपाई है, वो नहीं, जस्ट लाइक ए इंटीमेशन। और ये आती है जिस साल रिटर्न भरते हो उसके एंड से 9 महीने तक। क्या बोला मैंने? जैसे मान लो अभी 24-25 खत्म हो गया, 24-25 खत्म हो गया, तो आपने अभी 31 जुलाई 25 को रिटर्न भरा, तो
इस साल रिटर्न भरा तो इसका एंड हुआ 31 मार्च 26, उसके एंड से 9 मंथ 31/12/26 तक इंटीमेशन इश्यू हो जानी चाहिए। तो इंटीमेशन में ज्यादा घबराहट वाली बात नहीं है, समझ गए? तो इंटीमेशन आ जानी चाहिए। अच्छा, उसके बाद तो बताओ क्या होती है? एक तो इंटीमेशन आती है, कुछ लोगों को रैंडमली डिपार्टमेंट के इंटरनल कुछ सिस्टम्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि इनकी फाइल्स में गड़बड़ है, तो उन लोगों को आता है स्क्रूटनी नोटिस। क्या आता है बच्चों? इसकी एक टाइम लिमिट है। जिस साल आप रिटर्न भरते हो, मान लो 31 जुलाई 5/25 को भरा, उस साल के एंड से 3 महीने में नोटिस सर्व्ड हो जाना चाहिए। सर्व्ड, इशू नहीं, सर्व्ड। सर्व्ड मतलब है आपको या आपके द्वारा नॉमिनेट व्यक्ति के हाथ में आ जाना चाहिए। तो जैसे 30 जून 26 तक आ जाना चाहिए 24-25 के लिए, प्रीवियस ईयर 24-25, तो उसके लिए कब तक आ जाना चाहिए? 30 जून 26। अगर उसके बाद चाहता है तो नोटिस की वैल्यू नहीं है, और जब नोटिस की वैल्यू नहीं है तो ऑर्डर की भी वैल्यू नहीं है। ये हो गया यहां पे। अब नोटिस आया, इसमें डिपार्टमेंट के पास पावर आ जाती है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी, समझ में? तो ऐसा नहीं कि ये जिसने बेईमानी की उसी को आता है, ये रैंडमली किसी को भी आ सकता है, या जो इंडिकेटर्स इंडिकेट कर रहे हैं, आपने कोई ऐसे ट्रांजेक्शन किए हैं तो उसके बेसिस पे भी ये आ सकता है। जनरली उसी बेसिस पे आता है ये, ठीक है? नोटिस का रिप्लाई कर दिया तो फिर ऑर्डर पास होगा। इसको बोलते हैं रेगुलर असेसमेंट ऑर्डर। क्या बोलते हैं बच्चों? असेसमेंट के एंड से 12 महीने। तो ये तीन टाइम मिनट याद कर लेना। देखो, जैसे प्रीवियस ईयर 24-25 को बेस बना लो, तो रिटर्न हम कब तक भर सकते हैं? 31 जुलाई 25, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। बिलेटेड एंड रिवाइजन कब तक भर सकते हैं? असेसमेंट के एंड से 3 महीने पहले, इसका मतलब 31 दिसंबर 25। हमारे पास इंटीमेशन कब तक आ सकती है? रिटर्न भरा 25-26 में, उसके एंड से 1 साल 9 महीने तक, 31 दिसंबर 26। स्कूटी नोटिस 30 जून 26, और ऑर्डर असेसमेंट ईयर के एंड से 24-25, उसका असेसमेंट ईयर हुआ 25-26, उसके एंड से 12 महीने 31-3-27 तक ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। पास का मतलब है एओ ने साइन कर दिया और डिमांड नोटिस बन चुका है। इशू चाहे बाद में हो सकता है, पास पहले हो जाना चाहिए। समझ में आ गई बात यहां पे? अब सपोज करो ये ऑर्डर पास हो गया, 2 बातें हो गई। तो बताओ, इंटीमेशन, स्क्रूटनी नोटिस और ऑर्डर उन्हीं लोगों पे आता है जिन्होंने रिटर्न भरा हो। अगर आपने रिटर्न नहीं भरा हो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? फिर आप इधर आ जाओगे अगर रिटर्न नहीं भरा तो। दूसरा हो गया, आपने रिटर्न भरा, आपने उसका जवाब नहीं दिया, बुलाया, आपको बुलाया कि आओ, आप गए नहीं, तो डिपार्टमेंट को गुस्सा दिलाया, डिपार्टमेंट आपको 144 का नोटिस इशू करेगा, और वो अपने बेस्ट अनुमान से आपका क्या पास करेगा? ऑर्डर। तो बताओ, 2 ऑर्डर होते हैं, ये तो इंटीमेशन होती है और ये ऑर्डर होते हैं 2। तो जिन्होंने रिटर्न भरा और रिप्लाई किया उन पे तो 143(3) का ऑर्डर पास होता है, जिनको बुलाया और नहीं गए तो उन पे 144, और उसका ऑर्डर यही होता है। यहां अपने अनुमान से आपकी इनकम निकाली जाएगी। तो एक तो 144 उन पे होता है जिनको 143(2) का नोटिस आया, उसका रिप्लाई नहीं किया। एक होता है ऐसे लोग जिन्होंने रिटर्न नहीं भरा। अब रिटर्न नहीं भरा, ठीक है, नहीं भरा, पता नहीं चला, लेकिन डिपार्टमेंट को पता चल जाता है। तो डिपार्टमेंट के बाद 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आपको 142(1) का नोटिस दे, प्लीज फाइल द रिटर्न, और या डायरेक्ट कारण बताओ कि तुम पे बीजे क्यों नहीं किया जाए। तो ये सॉफ्ट नोटिस है, ये हार्ड नोटिस है। अगर आपने इसके जवाब में रिटर्न भर दिया तब तो फिर यही प्रक्रिया चालू हो जाएगी, बोलो। अगर आपने रिटर्न, तो अब बताओ दोबारा नोटिस नहीं आएगा, सीधा 144 का क्या पास होगा? ऑर्डर। तो बताइए, जो लोग रिटर्न नहीं भरते उन पे ये वाला नोटिस आ सकता है, ये वाला नोटिस। अगर इसके जवाब में आपने रिटर्न भर दिया तो यही प्रोसेस चालू हो जाएगा। अगर आपने नहीं भरा तो डायरेक्ट 144 का ऑर्डर पास होगा। और ऐसा नहीं कि जो लोग रिटर्न नहीं भरते उन पे पहले 142 वही आता है, डायरेक्ट भी क्या आ सकता है? 144 नोटिस आएगा, कारण पूछेगा, अगर तुमने जवाब दे दिया जब तो प्रोसेसिंग वही कैंसिल, और अगर जवाब तो आप पे ऑर्डर पास होगा। और ये मैंने आपको सारी ड्यू डेट्स वापस दे दी है, वो तो समझ में आ गया। अब एग्जाम में आपसे पूछे कि बताओ 144 कब होता है? कोई पर्सन जिसने 139(1) या 139(4) में रिटर्न नहीं भरा, 142(1) के कहने पे भी रिटर्न नहीं भरा, 143(2) में बुलाने पर नहीं गया, या स्पेशल ऑडिट के लिए कहा था और नहीं करवाई, तो ऐसे बंदे पे क्या हो सकता है? बीजी। समझ गए बच्चे बात को? यहाँ पे बताइए, मैंने 3 सेक्शन आपको कौन कौन से बता दिए? इंटीमेशन बोलो,
नोटिस, ऑर्डर और ऑर्डर, ऑर्डर और ऑर्डर। समझ में आ गई बात बच्चों? ठीक है। बाकी इनके अपन ने कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो अपन ने क्लास में काफी डिस्कस कर रखे हैं, क्या पूछता है कैसे घुमा के देखता है, लेकिन यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अच्छा एक चीज बताओ, वैसे तो जैसे डिपार्टमेंट आप पे कोई डिमांड निकालता है तो 156 का डिमांड नोटिस आना जरूरी होता है, बिना डिमांड नोटिस के रिकवरी नहीं हो सकती। अब सपोज करो किसी के पास इंटीमेशन आगे रहेगी, डिमांड नोटिस नहीं आया, इंटीमेशन आगे रहेगी और डिमांड नोटिस, तो वो डिमांड नोटिस का वेट करेगा, वो डीम इंटीमेशन मानते हैं, डीम इंटीमेशन। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, 143(1) के बाद 143(2) हो सकता है और उसके बाद 143(3) होगा। किसी ने रिटर्न भरा और सीधा 143(3) आ गया, वो पॉसिबल नहीं है। नोटिस के बिना ऑर्डर नहीं होता, या इंटीमेशन के बाद भी नहीं होगा। मतलब अगर ये चाहिए तो नोटिस आना जरूरी है, नोटिस उन्हीं पे आता है जिन्होंने रिटर्न भरा हो। आगे बात, ऐसी सारी बातें हमने पढ़ी थी। बताओ बच्चों, 143(1) के बाद 142 आ सकता है, लेकिन 142 के बाद, लेकिन अगर आपका रिफंड का केस है, क्या केस है बच्चों, तो रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर उनको लगता है डिपार्टमेंट को रिफंड देने से डिपार्टमेंट को रेवेन्यू का क्या हो सकता है, लॉस, उस केस में सेक्शन 241 ये बोलता है कि आपका टैक्स विदहोल्ड हो जाएगा, जब तक ऑर्डर पास नहीं होगा तब तक हो जाएगा, तब तक रुक जाएगा, अगर उनको लगता है कि देने से हमको क्या हो सकता है, नुकसान। बोलो बच्चों ये बात समझ में आ गई क्या? अब ये नोटिस किस चीज के आते हैं, तो ये होता है ये और ये। देखो डिपार्टमेंट को जो तुम्हारे पे 143 या 144 का क्या पास करना होता है, ऑर्डर, तो उनको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो इस नोटिस के बहाने आपसे वो इंफॉर्मेशन क्या कर लेता है, कलेक्ट। पहला, किसी व्यक्ति ने रिटर्न नहीं भरा तो आपसे रिटर्न मंगवा सकता है। इस नोटिस के बहाने आपसे कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन मांग सकता है, लेकिन पिछले 3 साल से ज्यादा की नहीं मांगेगा। और कोई ऐसी एसेट और लायबिलिटी, चाहे वो बुक्स में डिस्क्लोज हो या उसके बारे में मांग सकता है, लेकिन ऐसी एसेट जिसको बुक्स में डिस्क्लोज नहीं है तो जेसीआईटी की प्रायर अप्रूवल लेकर मांग सकता है। बोलो बच्चे बात समझ में आ गई? अच्छा, तो ये ध्यान रखना, ये जनरली ऐसे नोटिस, जरूरी नहीं है कि ऐसे नोटिस आते हैं तो ऑर्डर पास होगा ही होगा। ये नोटिस जस्ट फॉर क्या हो सकता है, इंक्वायरी, और अगर वहां से कोई खबर आती है, वहां से क्या आती है, कोई खबर, तो फिर वो 143(3), 144 का सारा लेके तुम पे क्या पास कर सकते हैं, ऑर्डर पास कर सकते हैं। अब एक होता है स्पेशल ऑडिट। क्या होती है बच्चों, स्पेशल ऑडिट? स्पेशल ऑडिट तभी होती है जब तुम्हारे पे कोई 143(2) मतलब असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही है। क्या चल रही है? असेसमेंट प्रोसीडिंग तब चलती है जब तुम्हारे पास आइदर 143(2) का नोटिस आया हुआ हो, 144 का नोटिस आया हो, 148 का नोटिस आया हो और अभी ऑर्डर पास नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग। ऑर्डर पास होने के बाद या पहले स्पेशल ऑडिट का डायरेक्शन नहीं हो सकता। अगर एओ को लगता है कि तुम्हारे अकाउंट्स में काफी प्रॉब्लम है, वॉल्यूम अकाउंट बहुत ज्यादा है, करेक्टनेस पे डाउट है, एक ही प्रकार के ट्रांजैक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टी बार आ रहे हैं, ठीक है, और इससे रेवेन्यू को लॉस हो रहा है, तो वो सीसीआईटी, सीआईटी या प्रिंसिपल सीआईटी की प्रायर अप्रूवल लेके तुम्हारे पे स्पेशल ऑडिट के क्या दे सकता है, डायरेक्शन। स्पेशल ऑडिट तब भी हो सकती है जब ऑलरेडी क्या हो चुकी है, ऑडिट। समझ गए? ऐसा कोई नहीं कि पहले ऑडिट रेगुलर ऑडिट होगी तो नहीं होगी, हो सकती है। यहां पे है ना, सीआईटी, सीसीआईटी यही सीए को अपॉइंट करेंगे, स्पेशल ऑडिट सीए ही करेगा और इनका पैसा भी गवर्नमेंट ही पे करेगी। ऑडिट एसएसजी को करवानी है, जो नोटिस आया उसकी टाइम लिमिट में। एसएसजी चाहे एप्लीकेशन लगाकर या एओ सुमोटो टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकता है ऑडिट करवाने की, लेकिन टोटल पीरियड 180 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। और ये जो ऑडिट में जो टाइम वेस्ट हुआ, तो जो 153(3) में जो टाइम लिमिट, 153 में टाइम लिमिट बता रखी है 153 में 12 महीने, तो ये जितना भी टाइम क्या होता है वेस्ट, उस 12 महीने में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। बोलो बच्चों, ये मैंने आपको क्या बता दिया, स्पेशल ऑडिट। आगे बात समझ में आपको यहाँ पे? ठीक है, तो बताओ ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया। एक है पावर ऑफ जॉइंट कमिश्नर। क्या हो बच्चों? पावर ऑफ जॉइंट कमिश्नर। मान लो एओ ने आपका केस स्कूटनी में ले लिया, स्कूटनी में, और अब एओ आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहा, कोई भी तरह की प्रॉब्लम आ गई, तो यहां एओ और यहां एसएससी और यहां पे एओ के बॉस जेसीआईटी। तो अगर जेसीआईटी को लगता है या एसएससी के कहने पे, जेसीआईटी को खुद को लगता है ऑन मोशन या एसएससी के कहने पे या एओ द्वारा कहने पर, जेसीआईटी को लगता है मामले को देखते हुए और अमाउंट को देखते हुए, तो वो एओ को डायरेक्शन इश्यू कर सकता है कि इस ऑर्डर को ऐसे पास किया जाए।
और एओ क्योंकि उससे जूनियर अथॉरिटी होती है, जेसीआईटी के डायरेक्शन को मानने के लिए क्या बाउंड है। एसएससी इज नॉट बाउंड। फर्दर अगर जेसीआईटी का डायरेक्शन एसएससी के फेवर में तो एओ तो मानने के लिए बाउंड है, लेकिन एसएससी के अगेंस्ट है तो एसएससी को सुनवाई का मौका दिया जाए। लेकिन अगर उस डायरेक्शन से एसएससी को नुकसान नहीं हो रहा, केवल इंक्वायरी टाइप इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो उस समय सुनवाई का मौका देने की जरूरत नहीं है। अब जेसीआईटी के कहने पे ए ऑर्डर पास कर देगा। अब मान लो एसएससी को सुनवाई का मौका देने के बाद भी एसएससी सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर उस केस के अंदर अपील किसके खिलाफ फाइल होगी, जेसीआईटी के डायरेक्शन पर, या एओ ने जो ऑर्डर पास किया, एओ ने जो ऑर्डर, उसके अगेंस्ट क्या फाइल होगी, अपील फाइल होगी। बोलो बच्चे बात समझ में आ गई आपको? ये मैंने आपको यहां पे बताया। बताओ अगर आप एओ के ऑर्डर से ना खुश हो तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज है। नंबर 1, यू कैन गो अपील टू सीआईटी अपील अंडर सेक्शन 246A। यू कैन फाइल रिवीजन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 264 अगर मामला डिबेटेबल है। और अगर मामला नॉन डिबेटेबल है तो ऐसा लगता है कि मिस्टेक है तो 154 में रेक्टिफिकेशन हो सकती है। एओ को खुद को लगता है कि मेरे ऑर्डर में कोई मिस्टेक है, तो बताओ क्या रेमेडी है। नंबर 1, एओ अगर डिबेटेबल मैटर नहीं है तो 154 में ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकता है 4 साल तक। और या जो एओ का बॉस है सीआईटी, वो एओ के ऑर्डर को 263 में क्या कर सकता है, रिवाइज कर सकता है। दीज आर द रेमेडी। या अगर 148A और 148 का प्रोसीजर फॉलो करते हुए इनकम एस्केपिंग, क्या बोला मैंने, तो आपको नोटिस ही हो सकता है। बताओ 148 का बोलो तो 3 रेमेडी होगी किसी के पास, एओ के पास। तो ये बात काफी आपसे पूछता है। ओके, अब बताओ मैंने आपको ये सेक्शन भी क्या कर दिया, बता दिया। अब आता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग। क्या बच्चों, मेथड ऑफ अकाउंटिंग 145A। देखिए हमको इनकम टैक्स में हमारे कितने हेड होते हैं, 5। तो 3 हेड होते हैं ना, वहां तो आपके पास कोई चॉइस होती नहीं है। 3 हेड होते हैं वहां तो आपके पास क्या कोई चॉइस होती नहीं है, वहां तो आपको क्या करना पड़ेगा। 3 हेड होते हैं जहां तो आपके पास कोई चॉइस होती नहीं है। एक बार मेथड ऑफ अकाउंटिंग पे आ रहा हूं मैं। मेथड ऑफ अकाउंटिंग 145। जैसे सैलरी हेड में तो लॉ में लिखा हुआ है ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर, तो आपको इनकम दिखानी पड़ेगी। हाउस प्रॉपर्टी में ड्यू बेसिस और कैपिटल गेन में ट्रांसफर वाले साल। लेकिन बीएनपी और अदर सोर्स में आपके पास चॉइस है, आप अपनी इनकम को अक्रूवल बेसिस पे भी दिखा सकते हो या कैश बेसिस, जैसे आप मेथड अकाउंटिंग फॉलो करते हो। एक तो ये बता रहा है। इसी तरह से ये जब आप मेथड अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो तो इन गवर्नमेंट ने आईसीडीएस इशू कर रखे हैं। क्या कर रखे हैं? तो जब आप इनकम क्या करते हो, निकालते हो बीएनपी में, तो बीएनपी में जब हम इनकम टैक्स में जब हम इनकम निकालते हैं तो हमको कोई किताबें तो अलग से रखनी नहीं है। बोलो, किताबें तो हम अकाउंट्स में रखते हैं, बस वहां तो हम क्या करते हैं, एक अलग से एक स्टेटमेंट बनाते हैं और टोटल इनकम निकाल लेते हैं। लेकिन इनकम टैक्स की इनकम निकालते समय तुमको नोटिफाइड आईसीडीएस को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। नोटिफाइड आईसीडीएस को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। समझ गए बच्चों? अब ध्यान रखना, वैसे तो 144 तभी होता है जब 3 बातें हो जाए। आपने 139(1) के अंदर रिटर्न नहीं भरा, या 4 में रिटर्न नहीं भरा, 142(1) में कुछ मांगा नहीं दिया, 143(2) में बुलाया नहीं गए, या स्पेशल ऑडिट करवाई नहीं करवाई। लेकिन अगर आपने अकाउंट्स आपके करेक्ट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, मेथड अकाउंटिंग रेगुलरली फॉलो नहीं कर रहे हो, समझ गए, या आईसीडीएस को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो उस केस के अंदर भी तुम पे ऑर्डर तो उसी सेक्शन में पास होगा जहां कार्रवाई चल रही है। जैसे 143 में चल रही तो वहीं चलेगी, 147 चल रही तो वहीं होगी, लेकिन तरीका वो होगा जो 144 का है, तरीका वो होगा जो 144 बैच जजमेंट के हिसाब से। लेकिन जो ऑर्डर का नंबर होगा वो वही होगा जहां प्रोसीडिंग चल रही है। इस तरह से बच्चों मैंने आपको 2 पार्ट करा दिए, पार्ट 1 और कौन सा पार्ट 2। तो मैंने मेजरली सेक्शन कवर करने की कोशिश कर ली, तो आप एक बार रिकॉल करना, आपको डेफिनेटली याद आएगा। अब कल अपन इन 2 पार्ट के क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। और फिर लास्ट आता है इनकम एस्केपिंग। क्या आता है बच्चों, वो देखेंगे। तो आपका ये एक बड़ा चैप्टर आपका क्या है, जिसमें अपन ने 20-22 दिन लगाए, आपका 1-2 घंटे में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।